एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ये इराक से आ रही है। यहां ईरान समर्थित सराया औलिया अल दम इराकी ग्रुप ने यूएस बेस पर हमला किया है। इराकी ग्रुप ने बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अमेरिका के विक्ट्री बेस को टारगेट किया। इराकी ग्रुप ने विक्ट्री बेस पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे हैं, जिसके बाद यूएस बेस में भीषण आग लग गई है। तो ईरान समर्थित एक ग्रुप है इराक का, जिसने ये इराक के एक मिलिट्री बेस, जो यूएस का मिलिट्री बेस है, विक्ट्री इसका नाम है, विक्ट्री बेस पर हमला किया, जिसके बाद यहां पर भीषण आग लग गई है। तो बगदाद में ये विक्ट्री बेस है यूएस का, जिसे निशाना बनाया इराक के एक मिलिशिया ग्रुप ने, जो ईरान का समर्थित मिलिशिया ग्रुप है, और उसके बाद इस बेस पर भीषण आग लग गई है। अब इजरायल के हमले से पहले ईरान ने दावा किया था कि उसने इजरायल और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। ईरान ने दावा किया है कि 10 फतेह और गदर मिसाइल से हमला किया गया। दावा तो किया जा रहा है कि हमला यूएई के अल दफरा में अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर यह मिसाइलें दागी गई थी। अब मिसाइल के साथ ईरान ने ड्रोन्स भी दागे। ईरान ने 2023 में फतेह मिसाइल का सार्वजनिक परीक्षण किया था और इसकी रफ्तार मैक 13 तक पहुंच सकती है, जिसे रडार पर इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है। वहीं खबर यह भी है कि ईरान ने पहली बार सेजिल मिसाइल का भी इस्तेमाल किया है। यह मिसाइल इजरायल को टारगेट करके दागी गई थी। यह सॉलिड फ्यूल वाली स्ट्रेटेजिक मिसाइल है, जो 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है। तो ये फतेह मिसाइल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसका इस्तेमाल किया गया है। और फतेह मिसाइल के जरिए बताया जा रहा है कि यूएई में मौजूद अल दफरा एयर बेस, या आप कह सकते हैं कि मिलिट्री बेस है, यह पूरा अमेरिका का, जिसको निशाना बनाया गया था। एक और बड़ी खबर, इजराइल ने तेहरान पर हमले तेज कर दिए हैं। आईडीएफ ने वेस्टर्न तेहरान को टारगेट करके इस बार हमला किया। इस हमले के बाद तेहरान के कई इलाकों में धुआं उठता दिखा। आईडीएफ का दावा है कि इस हमले से ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं इजरायल ने ईरान में 200 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया है। इसे अभी तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक माना जा रहा है। ये हमले इजरायली ड्रोन से किए गए हैं। इसमें आईआरजीसी और बासिज के कमांडर्स को निशाना बनाया गया। ये हमले तेहरान के अलग अलग इलाकों में किए गए हैं और जिस वक्त ये हमला हुआ था उसकी तस्वीर आप देखिए, एक वीडियो आया है। इस वीडियो में आप देख पाएंगे धमाके होते हुए, और साथ ही यहां पर एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल ईरान की फौज की ओर से किया जा रहा है, ताकि वो ड्रोन्स का जो अटैक है उसको रोक सके। लेकिन ये ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए थे। बताया जा रहा है कि इस हमले में करीब 200 टारगेट थे। एक और बड़ी खबर, इजरायली फोर्सेस ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान में 70% मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है। आईडीएफ के प्रवक्ता ने बताया कि 700 मिसाइल साइट्स को टारगेट किया गया। इसके साथ ही इजरायल ने ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम के बुनियादी ढांचे को तबाह करने का भी दावा किया। प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि अभी ईरान पर हमले और जारी और होंगे, क्योंकि उन्होंने ईरान के अंदर 1000 से ज्यादा टारगेट्स की पहचान और की है। इजरायल ने यह भी दावा किया कि इन हमलों से ईरान में खामनेई की स्थिति भी पहले से कमजोर हुई है। और इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी करके ईरान के अलग अलग मिलिट्री टारगेट्स को बर्बाद करने का दावा किया है। यूएस सेंट्रल कमांड की ओर से जारी वीडियो में दावा किया गया है कि ईरान में अलग अलग फौजी टारगेट्स को निशाना बनाया गया। और हमले का जो वीडियो सामने आया है उस वक्त का है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए अमेरिकी जंगी बेड़े को रवाना करेंगे। लेकिन जंगी बेड़े को रवाना करने से पहले वहां पर उन तमाम चीजों के ऊपर कब्जा करना होगा जहां से अमेरिका के ऊपर या इजरायल के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जिसमें अमेरिका के बेसिस को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता है। आप देखिए कि यहां पर एक आर्टिलरी गन को उड़ाया गया। इसके अलावा यहां पर आपको रॉकेट लॉन्चर नजर आएंगे। इसके अलावा जमीन में मौजूद रॉकेट लॉन्चर के साइट्स को यहां पर तबाह किया गया है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा घातक साबित हो रहे हैं इस वक्त अमेरिका और अमेरिका के उन बेसिस के ऊपर जो मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। और सेंट्रल कमांड की ओर से लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जो पर्शियन गल्फ के समंदर के किनारे तमाम वो बेसिस जहां से हमले सबसे ज्यादा किए जाते हैं उनके ऊपर टारगेट करके उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए, ताकि इनका इस्तेमाल आने वाले वक्त में अमेरिका या फिर अमेरिका के सहयोगी देशों के ऊपर ना की जा सके। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना ने पश्चिमी ईरान में ड्रोन लॉन्च स्क्वाड पर हवाई हमले का फुटेज भी जारी किया है। इजरायली सेना का कहना है कि इस हमले में ड्रोन लॉन्च स्क्वाड को निशाना बनाकर हमला किया गया था, जो उस इलाके में मौजूद एक यूएवी साइट पर काम कर रहा था। आईडीएफ के मुताबिक एयरफोर्स के एक विमान ने सटीक खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन्स की पहचान की और उसे तबाह कर दिया।
और इस दिन लेबनान का भी दावा सामने आया है। इजराइल ने साउथ लेबनान में फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। साउथ लेबनान में इजरायली हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर लगातार हमले हो रहे हैं। अब फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। हालांकि इजराइल ने इन सभी दावों की पुष्टि नहीं की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और दावा करने वालों का कहना है कि फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। आप जानते हैं कि केमिकल है और इसके इस्तेमाल से एक बड़े व्यापक इलाके में इसका असर होता है जिसमें लोग मारे जाते हैं। अब ऐसे में इसका इस्तेमाल तो माना जाता है कि नहीं होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से, लेकिन दावा किया जा रहा है लेबनान की ओर से, या फिर आप कह सकते हैं कि यहां पर हिजबुल्लाह के जो तमाम लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल हुआ। इजराइल ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग जो है वो 17वें दिन में दाखिल हो चुकी है। अब ये रुकने के बजाय और भीषण होती जा रही है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कॉफी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो इन दावों के बाद आया है जिसमें कहा जा रहा था कि हमले के दौरान नेतन्याहू घायल हुए हैं। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को लेकर भी ईरान की सरकार ने दावा किया है। ईरान का कहना है कि सुप्रीम लीडर एकदम ठीक है। ईरान पर दनादन हमले। मिसाइल साइट पर अटैक। मिलिट्री ठिकाने तबाह। स्पेस सेंटर बर्बाद। और इन सब के बीच ईरान का पलटवार। युद्ध का आज 17वां दिन है। हमले नॉन स्टॉप जारी हैं। इन हमलों के बीच में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को लेकर कई तरह की खबरें आई हैं। ये सवाल तक पैदा हो गया था कि दोनों जिंदा भी हैं या नहीं। इन खबरों के बीच बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक कॉफी शॉप में खड़े हैं और खास तौर पर अपनी उंगलियां दिखा रहे हैं, लेकिन खामनेई की तरफ से केवल लिखित बयान जारी किया गया है। मुज्तबा को लेकर जारी बयान में कहा गया है कि वो बिल्कुल ठीक है। ब्रिटिश मीडिया द सन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि मुज्तबा 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमले में घायल हो गए थे। इसके बाद से वो कोमा में हैं और उनका एक पैर भी काटना पड़ा। इसका खंडन करते हुए ईरान ने कहा है कि देश के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई पूरी तरह ठीक हैं और उन्हें कोई चोट नहीं लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि मुज्तबा घायल हो गए हैं। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने इन दावों को खारिज कर दिया था। दावा नेतन्याहू को लेकर भी किया गया था। 13 मार्च के एक वीडियो में कुछ लोगों ने नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियां दिखने की बात कही थी। इसके बाद कई यूजर्स ने उन वीडियोस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक बताकर उनकी मौत की अफवाह फैलानी शुरू कर दी। अब नेतन्याहू का ये वीडियो जारी करके दावा किया जा रहा है कि सब ठीक है। हालांकि नेतन्याहू के वीडियो के आखिरी 10 सेकंड वाले हिस्से को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। नेतन्याहू के दाएं हाथ में कॉफी है। बात करते करते वो अपना बायां हाथ जैकेट की जेब में डाल लेते हैं। कॉफी दाएं हाथ में ही है। अचानक 2 सेकंड के लिए कैमरा घूमता है और वापस आते ही कॉफी दाएं से बाएं हाथ में आ जाती है। अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन ये भी दिख रहा है कि कैमरा घूमते ही नेतन्याहू ने जैकेट से हाथ निकाल लिया, क्योंकि शिष्टाचार ये कहता है कि हमेशा हाथ मिलाने के लिए दाएं हाथ का इस्तेमाल होता है।
इस बीच आईडीएफ ने हमले और तेज करने का दावा करते हुए वीडियो जारी किया है। आईडीएफ का दावा है कि उन्होंने ईरान की बैलिस्टिक क्षमता को करीब करीब खत्म कर दिया है। עד כה תקפנו יותר מ-700 מטרות של מערך הטילים בזמן אמת. הצלחנו לצמצם את הירי. הוצאנו מכלל שימוש יותר מ-70% מהמשגרים של הטילים הבליסטיים. כלל הכטב"מים ששוגרו מאיראן לשטח ישראל עד כה יורטו על ידי חיל האוויר. אנחנו ממשיכים בצד הטילים והמשגרים כל הזמן. המרכיב השלישי בו פגענו הוא פרויקט הגרעין האיראני. לאחר שפגענו בו קשות במהלך מבצע עם כלביא, אנחנו תוקפים אתרים ותשתיות שמהווים חלק מהמאמצים של המשטר לבצר ולהסתיר את תוכנית הגרעין שלו. במהלך המבצע תקפנו יותר מ-2,000 מטרות ברחבי איראן, באמצעות יותר מ-10,000 חימושים שונים. יש לנו תוכנית לחימה סדורה ומתוכננת היטב. יש לנו עוד אלפי מטרות באיראן, ואנחנו מייצרים מטרות נוספות מדי יום. המשטר כבר מוחלש, ואנחנו ממשיכים להחליש אותו יותר ויותר מדי יום. הוא מעורער, והוא מסתיר את זה מהאזרחים. एक वीडियो अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से भी जारी किया गया है। इस वीडियो के जरिए दावा किया गया है कि अमेरिका ने ईरान में कई मिलिट्री साइट्स को टारगेट करके हमला किया और उन्हें बर्बाद कर दिया। इन हमलों के बाद ईरान के जवाबी हमले की ताकत बहुत कम रह गई है। अमेरिका दावा कर रहा है कि उन्होंने ईरान की बैलिस्टिक कैपेसिटी को बर्बाद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसके डिफेंस सिस्टम ने रविवार को ईरान से आई 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 6 ड्रोन को रोका। यूएई ने यह भी कहा कि 28 फरवरी से अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के दौरान अब तक यूएई में कुल 298 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल और 16 से 6 ड्रोन को रोका गया है। दुबई का सबसे बड़ा मार्केट, जहां पर करोड़ों अरबों का कारोबार होता है, वहां पर लोग जाने से डरने लगे हैं। भीड़ खत्म होने लगी है। जिस शहर को दुनिया की सबसे सेफ सिटी माना जाता था, वो अब सेफ नहीं है। होटल, मॉल, सड़क, ऑफिस बिल्डिंग सारी जगह खाली होने लगी हैं। जहां हमेशा भीड़ रहती थी, जहां पर लंबी लंबी कतारें रहती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है। दुबई को इतना शांत, इतना घबराया हुआ दुनिया ने कभी नहीं देखा। पिछले 16 दिनों में दुबई पर लगभग हर रोज हमला हुआ है। हर रोज खतरे का सायरन बजता है। हर रोज कहीं न कहीं पर आग लगती है। हर रोज रात को दुबई वालों को यही डर लगता है कि ईरान की अगली मिसाइल, अगला ड्रोन कहां पर गिरेगा। जंग के बीच यूएई ने 35 लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है, जिनमें 19 भारतीय हैं। इन पर सोशल मीडिया पर फेक वीडियो और जानकारी फैलाने का आरोप है। और मिडिल ईस्ट जंग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की सख्ती के बीच एलपीजी से लदे भारत के 2 जहाज गुजरात तट पर पहुंचने वाले हैं। इनमें से एक शिवालिक आज दोपहर 1 से लेकर 2 बजे के बीच गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंचेगा। वहीं नंदा देवी 17 मार्च को कांडला बंदरगाह पहुंचेगा। इन दोनों जहाजों में करीब 92,712 टन एलपीजी लदा हुआ है। ये दोनों जहाज उन 24 जहाजों में शामिल थे जो क्षेत्र में युद्ध शुरू होने के बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिमी हिस्से में फंसे हुए थे। मिडिल ईस्ट के जंग के शुरू होते ही ईरान ने साफ कह दिया था कि वो हॉर्मुज से तेल की एक बूंद गुजरने नहीं देगा। लेकिन आप देखिए, कूटनीतिक रिश्ते और कूटनीतिक दबाव के चलते उसने भारत के 2 जहाजों को गुजरने की इजाजत दी, जिसके बाद इस बात की उम्मीद और बढ़ गई कि जल्दी फारस की खाड़ी में फंसे हमारे 22 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके हिंदुस्तान पहुंचेंगे। देश में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर पैनिक वाले हालात हैं। लोग सुबह से ही गैस एजेंसीज के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जा रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन कालाबाजारी और मुनाफाखोरी के चक्कर में गैस की किल्लत है। ऐसे में अब राज्य सरकारें एक्शन मोड में हैं। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। सरकारी तेल कंपनियों के अधिकारी गैस एजेंसीज का अचानक निरीक्षण कर रहे हैं ताकि सप्लाई चेन में कोई भी गड़बड़ी ना कर पाए।
गैस की कालाबाजारी, शहर शहर एक्शन जारी। गैस सप्लाई फुल, गोदाम से माली गुल। होटल रेस्टोरेंट में गैस खत्म, कारोबार ठप। देश में गैस की कमी को लेकर पैनिक सिचुएशन अभी भी बनी हुई है। गैस एजेंसियों के बाहर अभी भी लोग लाइन में लगे हुए हैं। एक सिलेंडर के लिए कई दिन तक एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं। लोग अपना काम धंधा छोड़कर सिलेंडर का जुगाड़ करने में लगे हैं। यूपी में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को प्रशासन की टीम ने एसपी नेता सोनू कनौजिया के अभिनंदन रिजॉर्ट पर छापा मारा। यहां 88 सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें 65 खाली सिलेंडर, 9 भरे सिलेंडर बरामद, जबकि 14 छोटे सिलेंडर भी बरामद किए गए। एसपी नेता सोनू कनौजिया की पत्नी मंजू कनौजिया के नाम पर गैस एजेंसी है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर को ब्लैक करने के लिए गोदाम के बजाय रिजॉर्ट में सिलेंडर छिपाकर रखे गए थे। पुलिस ने इस मामले में सोनू कनौजिया, उसकी पत्नी मंजू कनौजिया समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यूपी में गैस एजेंसियों के बाहर लाइन लगने के साथ ही सरकार ने पूरा प्रशासन कालाबाजारी रोकने में लगा दिया है। यूपी में पिछले एक हफ्ते में 2254 लोकेशन पर रेड हुई है। 5 एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं कालाबाजारी करने वाले 35 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जबकि 8 व्यक्ति गिरफ्तार और 37 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। सरकार साफ कर चुकी है कि ना तो रसोई गैस के सिलेंडर्स की कमी है, ना सप्लाई में समस्या है, ना डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन गैस की कमी को लेकर ऐसी अफवाह फैली है कि हर कोई सिलेंडर लेकर एजेंसी और गैस गोदाम पहुंच रहा है। इसी पैनिक के कारण सिलेंडर की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। पुराने लखनऊ का ये गुलाला इलाका है और यहाँ गैस का सिलेंडर लेने के लिए लोग आए हुए हैं, कतार में खड़े हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे गैस के सिलेंडर्स काफ़ी हैं। 2 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी में 342 और दूसरी गाड़ी में 342 गैस सिलेंडर्स हैं। यानी सबको, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, इससे ज़्यादा यहाँ सिलेंडर है। आपके यहाँ तो गैस पर्याप्त है, सबको गैस मिल जाएगी, बल्कि लग रहा है बच जाएगी। हाँ, बच भी जाएगी। जो बच नहीं पाएगी मैम, पूरा दिन रोकना पड़ेगा। फिर बाकी है हम डिलीवरी करवाएंगे, लेके जाएंगे। अच्छा। हाँ, ये अपनी अपनी गाड़ी डिलीवरी कर रहे हैं। हाँ, सबकी डिलीवरी हो रही है। जा रही हैं, घर पे बाउचर है, उनकी डिलीवरी होगी। यहाँ पे गैस लेने आए हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा है? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कहा जा रहा है कि गैस नहीं मिल रही, नहीं, वो गलत है। टाइम से हम लोग को मिल रही है, हम लोग टाइम से आए लेने। भाई ये है, लाइन लगाइए, लाइन से मिल जाएगी बस। आपको किसी तरह की दिक्कत आ रही है? नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर कोई गैस की दिक्कत नहीं है। सरकार की माने तो देश में गैस की कमी का माहौल बनाकर मुनाफाखोरी हो रही है। जंग की आड़ में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी की जा रही है, लेकिन अब सरकार इन माफियाओं से निपटने के लिए मैदान में उतर चुकी है। कौन लोग हैं जो अफवाह के आधार पर देश के अंदर विश्वास का संकट खड़ा कर रहे हैं? कौन वे लोग हैं जो लगातार भारत को भारत न बना रहे, इसके लिए तमाम प्रकार से दुष्चक्र कर रहे हैं? और याद करेंगे तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। पटना में भी सिलेंडर को लेकर पैनिक बना हुआ है। और 3 राज्यों की 11 राज्यसभा सीटों पर आज वोटिंग होगी। इनमें बिहार की 5, हरियाणा की 2 और ओडिशा की 4 सीटों पर वोटिंग होगी। वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी है। वहीं पर शाम को 5 बजे तक वोटों की गिनती हो जानी है। तो वोटिंग चल रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 राज्यों की 11 सीटों पर वोटिंग हो रही है। नीतीश कुमार की किस्मत का फैसला होगा, नितिन नवीन की किस्मत का भी फैसला होगा। बिहार की 5 सीटों के लिए मतदान चल रहा है, हरियाणा की 2 सीटों के लिए वोटिंग चल रही है, ओडिशा की 4 सीटों के लिए इस वक्त मतदान चल रहा है। आज ही शाम को वोटों की गिनती करके नतीजों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो 3 राज्यों में इस वक्त 11 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। बिहार की 5 सीटों के लिए हो रहा है, लेकिन उम्मीदवार वहां पर 6 हैं। ओडिशा की 4 सीटों के लिए, हरियाणा की 2 सीटों के लिए मतदान चल रहा है। हमने ये भी देखा कि क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए बहुत सारे विधायकों को इधर उधर शिफ्ट किया गया, उन्हें अपनी एक तरीके से हिफाजत में रखा गया है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का जिसका हम जिक्र हमेशा करते हैं, उसका एक बार फिर से एक वीडियो भी सामने आया है, जिसको आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं बिहार से आ रही है, जहां पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। पार्टी के जो विधायक हैं वो अपने अपने उम्मीदवार के लिए वोटिंग के लिए यहां पहुंचे हुए हैं, और बाकायदा यहां पर ट्रेनिंग भी दी गई है सभी विधायकों को कि किसी भी तरह से उनका वोट बर्बाद ना हो। हालांकि देखा जाए तो यहां पर 2
जो कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के, जिसमें नितिन नवीन भी शामिल है, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके दोनों ही कैंडिडेट बीजेपी के, उनका राज्यसभा आना तय माना जा रहा है क्योंकि उनकी संख्या बल इस कदर है, 200 से ज्यादा है अगर एनडीए को देखा जाए। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार खुद मौजूद हैं, तो जेडीयू के भी 2 जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी जीतना तय माना जा रहा है। और साथ ही जो पांचवी जो सीट है उस पर एनडीए दावा कर रही है कि उनका ही कैंडिडेट जीतेगा। तो सुनिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं आज के चुनाव को लेकर के। नहीं, ऑब्वियसली अगर आप कैलकुलेशन अगर देखें तो 41 पे जीत होती है, 35 हम लोग पहले थे और 6 बाद में बसपा और एआईएम के लोगों ने हम लोगों को समर्थन दिया। हालांकि चुनौती जो बड़ी चुनौती थी, हमें 6 वोट की जरूरत थी, उन्हें भाजपा को 3 वोट की जरूरत थी, फिर भी सभी लोगों ने, एआईएम के, बसपा के लोगों ने समर्थन किया है। तो हम लोगों ने लड़ना पसंद किया, ना कि झुकना पसंद किया, ना कि वॉक ओवर देना पसंद किया। एनडीए को जो 3 की आवश्यकता थी, उनका कहना है कि जो 3 हुए उन्होंने पूरे कर लिए हैं। तो कांग्रेस के कुछ विधायक कहा जा रहा है कि उनका ट्रेस नहीं मिल पा रहा है। आपने संपर्क किया उन लोगों से? मतलब ट्रेस नहीं मिल पा रहे यानी मतलब आपका कहने का मतलब एनडीए के लोगों ने किडनैप कर लिया, मोबाइल बंद है उनका। बहुत लोगों का होगा, बहुत लोग अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, एनडीए के लोग भी सब थोड़ी पहुंचे हैं। राज्यसभा जा रहे हैं, इस मायने में भी ये चुनाव काफी क्या इम्पोर्टेंट है आपको लगता है? तो अपनी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति जो है जताई है, और ये तो चुनाव से ही नहीं बल्कि जिस दिन महागठबंधन को वो छोड़ करके, इंडिया अलायंस छोड़ करके वापस पुनः बीजेपी में 2024 में गए थे, तभी हमने कह दिया था कि अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी का कोई भविष्य नहीं रह गया। और ये भी हमने कई बार कहा कि देखना चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी विल बी नॉट बी द चीफ मिनिस्टर, मतलब सीएम पद, मतलब सेम आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र वाला काम किया, सिंधे जी वाला काम किया, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल के किया। 1-2 महीने रहने दिया, उसके बाद जो है इन लोगों ने किया। तो आगे भी आप देखिएगा, जो भाजपा जिसके साथ रहती है उसको तो बर्बाद करती है। ये पहले से तय था, आपको लग रहा है ये पहले से तय था? वो भी जानते थे, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, निशांत के लिए क्या कहेंगे? उनकी भी राजनीति मानने की बात कही जा रही है। भाई हम तो शुरू दिन से जब से पूछा जाए, हम किसी का भी, खास तौर पे जो नौजवान अगर राजनीति में आना चाहता है तो हम उसका विरोध क्यों करेंगे? हमें तो अच्छा ही लगेगा कि भाई कोई भी नौजवान, चाहे वो निशांत कुमार हो या कोई गरीब आम बेरोजगार युवा भी हो, अगर वो भी राजनीति में आता है, समाज की सेवा करना चाहता है, संविधान, लोकतंत्र, भाईचारा की विचारधारा के साथ अगर कोई आएगा, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भाईचारे को बचाने के लिए, तो हम लोगों का तो भाई उनका स्वागत है राजनीति में। लेकिन ये जहाँ हैं वो, और जो लोगों ने उनके पिताजी को बर्बाद किया, आज वो वही है, तो उनको पहचानना होगा। तो बिहार की 5 सीटों के लिए मतदान चल रहा है। नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, हमने आपकी सारी बातचीत सुनी जो आपने तेजस्वी यादव से की है। देखिए, 2 बीजेपी के उम्मीदवार, 2 जेडीयू के उम्मीदवार, ये तो आ ही रहे राज्यसभा। जो 5वां उम्मीदवार है वो आरएलएम वाला होगा या महागठबंधन का होगा, ये भी पिक्चर लगभग तो क्लियर हो ही चुकी होगी। आप क्या देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल 5वीं सीट को ही लेकर जो है तमाम कयास और आशंकाएं हैं। चूंकि महागठबंधन को इसके लिए 6 वोटों की आवश्यकता थी, चूंकि उनकी संख्या 35 थी, 41 वोटों की आवश्यकता है जीतने के लिए। तो 6 में से एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के 1 विधायकों ने उनका समर्थन कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी ये संख्या बिल्कुल 41 होती है जो जीत के लिए आवश्यक है। लेकिन एनडीए के जो नेता हैं, जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, उनका ये दावा है कि नतीजे कुछ और आएंगे, और ये दिख भी रहा है क्योंकि कांग्रेस के कई विधायक जो हैं वो संपर्क में नहीं है। चूंकि एक होटल में उनके रखने की व्यवस्था की गई थी महागठबंधन के विधायकों को, लेकिन 2 विधायक ऐसे हैं जिनका मोबाइल अभी तक बंद है, उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका है। तो ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि कांग्रेस में टूट हो सकती है। 6 विधायक हैं कांग्रेस के, और ऐसे में ये लगभग अब तय माना जा रहा है कि 2 विधायक वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र कुशवाहा हैं और इसके अलावा एक मनोज विश्वास हैं।
ये दो ऐसे विधायक हैं जो बिल्कुल संपर्क में नहीं है और सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि ये विधायक टूट सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है नतीजा जो है बेहद दिलचस्प होगा। बिल्कुल कांटे का मुकाबला ये दिख रहा है और हम आपको एक बार फिर तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए लंबी कतार लगी हुई है विधायकों की और इसमें एनडीए के विधायक हैं, महागठबंधन के विधायक हैं, आरजेडी के एडी सिंह या फिर उपेंद्र कुशवाहा, दोनों में से बाजी कौन मारेगा इसका जोड़ घटाव बहरहाल पहले ही हो चुका होगा। नीतीश आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन जरा उससे पहले हरियाणा से जुड़ी एक खबर दर्शकों को बता दें। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान चल रहा है। हरियाणा में बीजेपी ने संजय भाटिया को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस की तरफ से करमवीर बौद्ध पर दांव कांग्रेस ने लगाया है। साथ ही सतीश नांदल निर्दलीय चुनाव मैदान में है। लेकिन चुनावी मैदान में भले ही वो है, लेकिन उन्हें समर्थन मिला हुआ है और कांग्रेस के विधायक शिमला से सीधे वोट करने पहुंच रहे हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में एक होटल में बीजेपी और समर्थित निर्दलीय विधायकों के साथ बैठक की और बीजेपी ने तय किया है कि कौन से 31 विधायक संजय भाटिया को वोट देंगे और कौन से बचे हुए विधायक सतीश नांदल को प्राथमिकता देंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता पुनीत परिंजा। पुनीत, एक सीट तो पक्का है कि बीजेपी के पास जा रही है, अब दूसरी पर बीजेपी ने जो भी अपना अंकगणित लगाया है उसमें कितनी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपने विधायकों को हटा ही लिया था यहां से। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस के जो विधायक थे वो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के चलते शिमला पहुंच गए थे। फिलहाल कल उनको परमाणु शिफ्ट कर दिया गया था ताकि सुबह वो टाइम से पहुंच सके। फिलहाल मैं विधानसभा के बाहर इस वक्त मौजूद हूं। थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री नायब सैनी जो हैं वो अंदर गए हैं, उनके साथ ही पुनिया जो हैं कि प्रभारी हैं वो भी उनके साथ ही मौजूद थे। लेकिन कुल मिलाकर सतीश नांदल के लिए राह इतनी आसान नहीं होगी। वो 2 ही तरह से जीत सकते हैं, या तो क्रॉस वोट हो या फिर वोट रद्द किया जाए, तो ही उनकी जीत मानी जा सकती है, क्योंकि 9 वोट चाहिए सतीश नांदल को जीतने के लिए। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो संजय भाटिया हैं या करमवीर बौद्ध हैं, तो दोनों की 31 वोट बनते हैं। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होती है, और अभी तक आईएनएलडी ने भी अपने पत्ते जो हैं वो नहीं खोले हैं, हो सकता है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि वो चुनाव से दूर रहें, तो ऐसे में अगर आईएनएलडी चुनाव से दूर रहती है तो 11 वोट फिर चाहिए होंगे सतीश नांदल को जीतने के लिए। अभी 9 चाहिए अगर आईएनएलडी समर्थन दे देती है, तो अगर आईएनएलडी समर्थन नहीं देती है तो 11 वोट चाहिए होंगे। तो ऐसे में जो है जो गणित है जीत का वो फिलहाल थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ दिखाई देता है सतीश नांदल के लिए। लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पिछली 2 बार जिस तरह से कांग्रेस को पटकनी मिली है संख्या बल पूरी होने के बावजूद, तो ऐसे में सतीश नांदल भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और वहीं हरियाणा के जो कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बीजेपी की एक सीट तो तय मानी जा रही है संजय भाटिया, क्योंकि उनको सीधे तौर पर वो जाहिर सी बात है उनके पास नंबर है, लेकिन जैसा कि बना हुआ है वो सतीश नांदल के बारे में बता रहे हैं कि उनको अब 11 वोट चाहिए। अब 11 वोट कहां से आएंगे उसके लिए अब इंतजार कीजिए, क्योंकि या तो क्रॉस वोटिंग होगी या तो कुछ अगर वोट आप कह सकते हैं कि नहीं होते, बल्कि काफी कुछ पहले से तय हो गया होगा, बस शाम का इंतजार करना है। लेकिन विधायक नहीं थे, ये सबसे बड़ी बात है कि सबके सब रिजॉर्ट भेज दिए गए थे शिमला। बहुत शुक्रिया पुनीत और नीतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।